हेलो दोस्तों, अगर आपका भी सपना है रेलवे ड्राइवर यानी असिस्टेंट लोको पायलट बनने का, तो डेली सर्चेज ला रहा है रोज रात 9 बजे ट्रेड इलेक्ट्रीशियन के थ्योरी प्लस क्वेश्चन का डिस्कशन, जो प्लेटफॉर्म के बुक से करवाया जाएगा। जो DFCCIL, ALP, DRDO, इसरो, मेट्रो या विद्युत विभाग या जितने भी एग्ज़ाम्स होते हैं जिनमें ट्रेड से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं, उनका डिस्कशन करने वाले हैं। और इसके साथ आपको इसका PDF जो है हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो चलिए चलते हैं एजुकेशन की दुनिया में। दोस्तों, पिछली वीडियो में हम लोगों ने देखे थे कि वो ओवरहेडेड लाइन जो होती है उसमें क्या चीज़ का प्रयोग किया जाता है। खंभा जो होती है, खंभा कितने प्रकार के होते हैं, तो 5 प्रकार के खंभा होती है। उसके बाद हम लोगों ने देखा था इंसुलेटर कितने प्रकार की होती है, स्टे इंसुलेटर होती है, सस्पेंशन इंसुलेटर होती है, और आपका और कई तरह के इंसुलेटर होते हैं। फिर हम लोगों ने देखे थे वायर कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। अब जो हम लोग को पढ़ना है वो पढ़ना है सैग के बारे में, पढ़ना है कि ये सैग क्या है, झोल क्या है। तो बस झोल क्या है कि सिरोपरी लाइन जो होती है यानी ओवरहेडेड लाइन जो होती है उसके तारों में कुछ ढील रखी जाती है, वही सैग कहलाती है, जिससे कि क्या होती है वह तापमान के परिवर्तन को सह सके। अगर ये सैग नहीं छोड़ेंगे तो क्या होगा, तो अगर लाइन देखिए सैग हम बता देते हैं सैग क्या है। तो ये जो आप देख रहे हैं ये दोनों टावर के बीच में जो ये जो लटका हुआ है यही आपका ये सैग कहलाती है। तो अगर इसको हम क्या करेंगे, अगर लाइन में उपर्युक्त ढील न छोड़ी जाए तो यह क्या होगी, आंधी या तूफान में टूट सकते हैं या एक दूसरे से क्या होती है, शॉर्ट सर्किट हो सकती है। तो बस यही था सैग मतलब क्या, झोल पड़ना, यानी झोल जो हो गया तो वही किसके लिए, तो अगर ये झोल नहीं छोड़ेंगे, सैग नहीं छोड़ेंगे तो क्या होगा, यह आंधी या तूफान में टूट सकती है या एक दूसरे से क्या होती है, शॉर्ट सर्किट हो सकती है। उसके बाद एक इसका सैग का एक फार्मूला भी हम लोग को देखना है कि सैग बराबर क्या होती है, प्रति मीटर तार भार, यानी 1 मीटर में कितना भार होती है तार का, वो इनटू मीटर्स में खंभों का स्पैन का स्क्वायर इनटू बटा 8 गुने तार का तनन बल, इसको हम निकालेंगे। यानी S बराबर क्या हो जाएगी, WL स्क्वायर बटा 8 इंटू T हो जाएगी। अब हम लोग को जो पढ़ना है वो स्किन इफेक्ट पढ़ना है, यानी सतह प्रभाव पढ़ना है। तो सतह प्रभाव क्या होती है, तो देखिए AC, ये जो सतह प्रभाव होती है ये सिर्फ AC में होती है, यानी DC में कोई स्किन इफेक्ट नहीं होती। यानी AC स्किन इफेक्ट जो होती है केवल AC के लिए ही होती है, DC के लिए क्या होती है, ये स्किन इफेक्ट नहीं होती है। तो AC के लिए क्या कहती है, AC की वह विशेषता जिसके कारण वह किसी चालक की सतह और उसके निकटवर्ती क्षेत्र में से ही प्रवाहित होने का प्रयास करती है, सतह प्रभाव कहलाती है। यानी सतह प्रभाव का मतलब क्या हुआ कि मान लीजिए AC की जो विशेषता है वो क्या है, मान लीजिए ये एक चालक है, तो चालक क्या हो गया, ये फिगर दिया हुआ है, देखिए ये आप कंडक्टर, ये चालक जो है, तो चालक आपका दिया हुआ है, और ये जो होती है ये डॉट डॉट जो ये इलेक्ट्रिक करंट ये करंट फॉलो कर रही है। तो स्किन इफेक्ट का यही कहना है कि वह विशेषता क्या होती है, वो स्किन यानी सतह के आसपास, देखिए बीच में आपका जगह खाली है लेकिन वो सतह के साथ क्या होती है, वो ज़्यादा प्रवाहित होने के लिए प्रेरित होते हैं, यही स्किन इफेक्ट कहलाती है। तो वही है AC की वह विशेषता जिसके कारण वह किसी चालक की सतह और उसके निकटवर्ती क्षेत्र में से ही प्रवाहित होने का प्रयास करती है, सतह प्रभाव कहलाती है। अब इसके कारण क्या क्या होती है, सतह प्रभाव के कारण देख लेते हैं हम। तो देखिए DC में किसी भी प्रकार का कोई स्किन इफेक्ट नहीं होती, यानी DC में सतह प्रभाव नहीं होती है, किसमें केवल AC में होती है। चालक पदार्थ की प्रतिरोधकता बढ़ने पर यह कम होती है। कम कैसे होगी, तो चालक पदार्थ की प्रतिरोधकता बढ़ने पर यह कम हो जाती है। सतह प्रभाव किन किन कारक पर निर्भर करती है, एक फ्रीक्वेंसी उच्च होने पर आती है, चालक का व्यास होने पर, चालक की आकृति, चालक की चुंबकशीलता या तापमान बढ़ने से भी सतह प्रभाव बढ़ता है। उसके बाद एक चालक का पदार्थ। तो ये सब है स्किन इफेक्ट का कारण। अब है कंडक्टर का AC प्रतिरोध DC प्रतिरोध की तुलना में अधिक इसी कारण होता है। अब हम लोग एक पढ़ना है कोरोना। तो ये क्या होता है कोरोना, कोरोना क्या कहती है कि जब उच्च वोल्टेज वाली AC विद्युत पारेषण लाइन में चालक तारों के चारों ओर बैगनी रंग का धुंधला प्रकाश देखा जाता है तो उसे ही कोरोना कहते हैं। मान लीजिए अगर ये चालक तार है और चालक तार के पास क्या होती है, ये
यहाँ पे अब बैगनी रंग के यहाँ पे धुआं निकलने लगती है और हिसिंग की आवाज़ आती है, तो यही आपका कोरोना कहलाती है। देखिए ये जो आप फिगर देख रहे हैं, आप यही जो आप देख रहे हैं इस फिगर में कि यहाँ पे आपको ये आपका इंसुलेटर से लगा हुआ है और यहाँ पे इलेक्ट्रिक करंट इधर से जा रही है, वायर जा गया हुआ है, और यहाँ पे जो आप देख रहे हैं यहाँ पे इस करके यहाँ पे जो रोशनी निकल रही है, तो यही रोशनी बैगनी रंग का धुंधला प्रकाश देखा जाता है। तो इस क्या होता है, इस प्रभाव को कम करने के लिए क्या करते हैं, यानी कोरोना को कम करने के लिए गोल चालक का प्रयोग करते हैं। तो आप पे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि कोरोना को कम करने के लिए किसका प्रयोग करेंगे, तो इस प्रभाव यानी कोरोना को कम करने के लिए गोल चालक का प्रयोग करते हैं। इसके अंतर्गत क्या क्या प्रभाव देखने को मिलती है, तो देखिए चालक तार की पूरी लंबाई में क्या होती है, बैगनी रंग की धुंधले सी चमक पैदा हो जाती है, और चालक तारों तथा खंभों के निकट क्या होती है, हिसिंग ध्वनि सुनाई देती है, हिस 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 करके ध्वनि सुनाई देती है। उसके बाद यदि आप उसके ये समीप यदि रेडियो ये सब ले जाते हैं तो रेडियो संग्रह में व्यवधान पैदा हो जाती है। उसके बाद एक क्या होती है, ओजोन गैस यानी O3 पैदा होती है। जो कोरोना इफेक्ट जब होती है तो क्या होती है, बैंगनी रंग की धुंधली धुआं निकलती है, उसके बाद हिसिंग ध्वनि सुनाई देगी, फिर उसके बाद क्या होती है, ओजोन गैस यानी O3 पैदा होती है, और इसके हानि क्या होती है कि विद्युत शक्ति का अनावश्यक अपव्यय होता है, और इससे क्या होती है, चालक की दक्षता भी कम हो जाती है। तो ये थी आपका कोरोना। अब है शक्ति गुणांक, पावर फैक्टर पढ़ना है, तो बस आप नॉर्मल अभी ये बस ध्यान रखिए कि AC परिपथ के धारा एवं वोल्टता के बीच कोज या कोण को शक्ति गुणांक कहलाते हैं, यानी पावर फैक्टर कहलाती है। यानी पावर फैक्टर बराबर हो जाएगी VI cos फाई। उसके बाद एक और पावर फैक्टर क्या होती है कि पावर फैक्टर जो होती है वास्तविक पावर तथा आभासी पावर का अनुपात होता है, और ये वास्तविक पावर क्या हुई, आभासी पावर क्या हुई, इस फिर हम लोग दूसरे चैप्टर में पढ़ना है विस्तार से। बस अभी ध्यान रखिए जो पावर फैक्टर जो होती है वो वास्तविक पावर तथा आभासी पावर का अनुपात होती है। अब हम लोग को पढ़ना है, ये सब कुछ खास नहीं है तब पर भी पढ़ लेते हैं। सिस्टम के पावर फैक्टर में सुधार होने से जनरेटिंग स्टेशन द्वारा डिलीवर किए गए किलोवाट बढ़ते हैं। पावर फैक्टर सुधारने के लिए क्या करते हैं, के लिए लोड के साथ ऐसी डिवाइस स्थापित की जाती है जो अग्रगामी रिएक्टिव पावर लेती है। एक अति उत्तेजित सिंक्रोनस मोटर के शून्य भार पर सिंक्रोनस कंडेंसर कहते हैं। लोड का पावर फैक्टर घटने पर हानि बढ़ जाती है, ये ध्यान में रखिए। लोड का पावर फैक्टर घटने से क्या होगी, हानि बढ़ जाएगी। लोड का पावर फैक्टर सुधारने के लिए क्या करेंगे, तो समानांतर क्रम में संधारित सिंक्रोनस कंडेंसर या फेज एडवांसर का प्रयोग करेंगे। अब हम लोग को कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स पढ़ लेते हैं। एक होती है कनेक्टेड लोड यानी समायोजित लोड होती है। ये क्या होती है, तो सप्लाई सिस्टम से जुड़े सारे वैद्युतिक उपकरण के रेटिंग के योग को समायोजित लोड कहेंगे। यानी सप्लाई सिस्टम से जितने भी सारे वैद्युतिक उपकरण जुड़ा हुआ है उनके रेटिंग को जो योग को समायोजित करके क्या कहेंगे, ये समायोजित लोड कहेंगे। एक होती है मैक्सिमम डिमांड यानी अधिकतम मांग। तो एक निश्चित समय अंतराल के दौरान लोड की अधिकतम मात्रा क्या कहलाएगी, अधिकतम मांग कहलाती है। और अधिकतम मांग जो होती है हमेशा कनेक्टेड लोड से क्या होती है, कम होती है। यानी अधिकतम मांग जो होती है हमेशा कनेक्टेड यानी समायोजित लोड से क्या होगी, कम ही होगी। ये आपको ध्यान में रखना होगा। एक होती है मांग गुणांक यानी डिमांड फैक्टर। तो पिछले वीडियो में अभी जस्ट पीछे हम लोगों ने पढ़ा पावर फैक्टर, उसका डिमांड फैक्टर होती है, एक एवरेज लोड फैक्टर होती है। तो मांग गुणांक क्या कहलाती है, अधिकतम मांग और समायोजित मांग के अनुपात को मांग गुणांक कहेंगे। और औसत भार होती है एक निश्चित समय अंतराल में, जैसे दिन, महीना या साल, पावर स्टेशन पर भारित भार की औसत मात्रा औसत भार कहलाती है। एक होती है भार गुणांक। तो औसत भार तथा अधिकतम मांग के अनुपात को भार गुणांक कहते हैं। यानी भार गुणांक किसको बोलेंगे, तो औसत भार तथा अधिकतम मांग के अनुपात को भार गुणांक बोलेंगे। इसका अधिकतम मान कितनी होती है, तो भार गुणांक का अधिकतम मान जो होती है वो 1 होती है। और इसका मान उच्च होने पर विद्युत ऊर्जा संस्थिति उपलब्ध होती है। तो पूछा जाएगा कि किसका मान उच्च होने पर विद्युत ऊर्जा संस्थिति उपलब्ध होती है, तो भार गुणांक का मान उच्च होने पर विद्युत ऊर्जा संस्थिति उपलब्ध होती है। इसका अधिकतम मान 1 होती है। उपभोक्ता को प्रायः किलोवाट में मापा जाता है।
अब जो हम लोग को पढ़ना है टॉपिक वो सर्किट ब्रेकर के बारे में पढ़ना है कि सर्किट ब्रेकर क्या होती है, कितने प्रकार की सर्किट ब्रेकर होती है। तो सर्किट ब्रेकर क्या कहती है कि किसी वैद्युतिक लाइन को ऑन या ऑफ करने तथा लाइन की ओवरलोड या शॉर्ट सर्किट अवस्था में उसे स्वतः ही ऑफ करने वाली युक्ति क्या कहलाती है, सर्किट ब्रेकर कहलाती है। और इसे MVA में व्यक्त करते हैं यानी मेगा वोल्ट एम्पियर में व्यक्त करते हैं। तो सर्किट ब्रेकर को किस में व्यक्त करते हैं, तो मेगा वोल्ट एम्पियर में व्यक्त करते हैं। ये जो होती है अनेक प्रकार की होती है, 5 एम्पियर 250 वोल्ट से लेकर के कई हज़ार एम्पियर तथा 440 किलो वोल्ट तक कार्य करने वाली होती है। इन्हें हमने निम्न वर्ग में वर्गीकृत किया गया है। इसमें जो क्या होती है श्रेणी अतिभार ट्रिपिंग कुंडली तथा शंट ट्रिपिंग कुंडली की व्यवस्था होती है। अब पढ़ना है एयर सर्किट ब्रेकर के कितने प्रकार होते हैं। देख, एक होती है एयर सर्किट ब्रेकर होती है, फिर आयल सर्किट ब्रेकर होती है, उसके बाद एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर होती है, निर्वात सर्किट ब्रेकर होती है, सल्फर हेक्सा फ्लोराइड सर्किट ब्रेकर होती है, मिनिएचर सर्किट ब्रेकर होती है, अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर होती है। तो सारे सर्किट ब्रेकर को हम लोग आज बारी बारी से देखने वाले हैं। तो पहला नंबर पे जो पढ़ना है वो एयर सर्किट ब्रेकर है। तो ये क्या होती है, तो इस प्रकार के सर्किट ब्रेकर 660 वोल्ट 160 एम्पियर तक ही लाइन को ऑन ऑफ करने के लिए किया जाता है। यानी 160 एम्पियर और 660 वोल्ट तक के लिए हम लोग एयर सर्किट ब्रेकर का यूज करेंगे। ये हस्तचालित होती है और इनके संयोजक परिपथ की ऑन ऑफ करने के लिए वायु में गति करते हैं। यानी एयर सर्किट ब्रेकर, तो इसको जो हम लोग ऑन ऑफ करेंगे ये किससे, तो वायु में गति करते हैं, इसलिए इसको एयर सर्किट ब्रेकर कहा गया। और ये हस्तचालित भी होते हैं। यानी उसके बाद इसमें आर्क को ख़त्म करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, तो वायु का प्रयोग करते हैं। इसमें आर्क को ख़त्म करने के लिए किसका, तो वायु का प्रयोग करते हैं, इसीलिए इसको एयर सर्किट ब्रेकर कहा गया। और सारे सर्किट ब्रेकर्स जो होती है समान तथा असमान दोनों स्थिति में प्रचलित होती है। अब पढ़ना है आयल सर्किट ब्रेकर। तो इसमें क्या होता है, इस प्रकार के सर्किट ब्रेकर में 11 किलो वोल्ट 1200 एम्पियर तक की लाइन को कक यानी ऑन ऑफ करने के लिए प्रयोग करते हैं आयल सर्किट ब्रेकर को। उसके बाद हम लोग को पढ़ना है आयल सर्किट ब्रेकर में ही कि ये जो होती है ये भी हस्तचालित ही होती है। ये भी क्या होती है, हस्तचालित होती है, परंतु इनके संयोजक परिपथ को ऑन ऑफ करने के लिए अचालक तेल में गति करते हैं, इसीलिए इसको आयल सर्किट ब्रेकर कहते हैं। और इसमें आर्क को ख़त्म करने के लिए अचालक तेल का प्रयोग करते हैं। तो एयर सर्किट ब्रेकर में आर्क को ख़त्म करने के लिए वायु का प्रयोग करते हैं, जबकि आयल सर्किट ब्रेकर में आर्क को ख़त्म करने के लिए अचालक तेल का प्रयोग करते हैं। अब है एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर ABCB। तो 11 किलो वोल्ट से अधिक वोल्टेज की लाइन को ऑन ऑफ करने के लिए ये प्रायः इस सर्किट ब्रेकर का प्रयोग करते हैं। और ये जो होती है रेलवे में सामान्यतः यही प्रयुक्ति होती है। तो रेलवे में सामान्यतः कौन सा सर्किट ब्रेकर यूज होती है, तो एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर का उपयोग किया जाता है। इसमें क्या होती है, इसमें चल संयोजक का संचालन 50 से 60 किलोग्राम प्रति वर्ग सेंटीमीटर दाब वाली शुष्क वायु से किया जाता है, इसीलिए इसको एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर कहते हैं। उसके बाद पढ़ना है हम लोग को निर्वात सर्किट ब्रेकर। निर्वात सर्किट ब्रेकर यानी वैक्यूम सर्किट के ब्रेकर, ये मुख्यतः क्या होती है 11 किलो वोल्ट से या 33 किलो वोल्ट तक के पावर लाइन में ऑन ऑफ करने के लिए प्रयोग किया जाता है। उसके बाद इसमें क्या होती है, इसमें दोनों इलेक्ट्रोडों को एक बंद युक्ति में रखा जाता है, जिसका वायुमंडलीय दाब जो होती है पारे के 10 के पावर -3 mm रखा जाता है, ताकि आयन के कण आर्क पैदा न कर सके। तो निर्वात सर्किट ब्रेकर में जो होती है वायुमंडलीय दाब पारे के कितना रखी जाती है, तो ये 10 के पावर -3 mm रखा जाता है, इसको ध्यान में रखना है। अब है नेक्स्ट है सल्फर हेक्सा फ्लोराइड सर्किट ब्रेकर। यानी इसमें आर्क को समाप्त करने के लिए सल्फर हेक्सा फ्लोराइड का प्रयोग होता है। ये सर्किट ब्रेकर 72.5 किलो वोल्ट से 145 किलो वोल्ट तक की लाइन में प्रयोग होती है। वायु की तुलना में सल्फर हेक्सा फ्लोराइड का परावैद्युत सामर्थ्य लगभग कितनी होती है, 1.5 गुना होती है। इसको आपको ध्यान में रखनी होगी कि वायु की तुलना में जो होती है सल्फर
हेक्साफ्लोराइड सर्किट ब्रेकर का पराविद्युत सामर्थ्य लगभग 1.5 गुना होती है। और हाई टेंशन, HT का मतलब होता है हाई टेंशन, तो हाई टेंशन के लिए यह सर्किट ब्रेकर प्रयुक्त होती है। अब हम लोग को पढ़ना है एक मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। तो ये सर्किट ब्रेकर क्या करती है, 5 एम्पियर से 60 एम्पियर और 230 वोल्ट क्षमता में बनाए जाते हैं। आजकल भवन, कार्यालय, उद्योगशाला, व्यापारिक प्रतिष्ठानों आदि में लाइट एंड फैन वायरिंग में ओवरलोड की स्थिति में लाइन को ट्रिप करने के लिए इसका प्रयोग करते हैं। ज़्यादातर हम लोग घर में जो सर्किट ब्रेकर का यूज करते हैं वो MCB यानी इसको MCB कहते हैं, एयर मिनिएचर सर्किट ब्रेकर का यूज करते हैं। ओवरलोड स्थिति में क्या होती है, स्वतः ऑफ हो जाने की व्यवस्था प्रायः द्विधात्विक युक्ति के द्वारा संपन्न होती है। इसमें अनुरक्षण योग्य कोई पुर्जा नहीं होती है। ये अति सूक्ष्म धारा से बचाव हेतु कार्य नहीं करता है। अब है मोटर परिपथ के लिए नीले रंग की MCB नॉब का चयन किया जाता है। मोटर परिपथ के लिए यदि MCB का चयन किया जाता है तो उसका जो नॉब होती है, यानी नॉब की यदि हम बात करें तो ये जो आप देख रहे हैं यही नीले रंग की नॉब का ये चयन किया जाता है। और ये जो आप देख रहे हैं फिगर, यही है मिनिएचर सर्किट यानी MCB का पूरा फिगर। एक होती है अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर। तो ये क्या होती है, मिनिएचर यानी MCB के द्वारा अर्थ में धारा लीकेज अथवा अन्य अर्थ दोष का पता नहीं लगाया जा सकता है, जिसे ELCB के द्वारा यानी MCB के द्वारा क्या होती है, अर्थ में धारा लीकेज का पता नहीं कर सकते हैं, लेकिन अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर के द्वारा ये धारा को पता कर सकते हैं। यह युक्ति केवल 100 मिली एम्पियर लीकेज धारा पर भी प्रचलित हो जाती है। सर्किट ब्रेकर्स में शॉर्ट सर्किट अवस्था में ट्रिपिंग के लिए चुंबकीय युक्ति का प्रयोग की जाती है। उसके बाद हम लोग को पढ़ना है एक इसी में सर्किट ब्रेकर क्या होती है। सर्किट ब्रेकर में आर्क की लंबाई बढ़ने से आर्क प्रतिरोध बढ़ जाती है। तो ये जो आप फिगर देख रहे हैं यही है आपका ELCB यानी अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर। तो दोस्तों आई होप कि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। और अगली जो वीडियो में हम लोग फ्यूज के प्रकार पढ़ेंगे, फ्यूज कितने प्रकार के होते हैं, और फिर चैप्टर ख़त्म करके फिर हम लोग ऑब्जेक्टिव की दुनिया में चलेंगे। धन्यवाद।